हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करें क्लास नाइन्थ का साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वन शॉट वीडियो होने वाली है। इसमें पीडीएफ नोट्स में मिलेंगे और क्या बोलते हैं, इस पूरे चैप्टर को हम अच्छे से समझने वाले हैं फुल कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हमारे पास आता है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। हमारे चैप्टर का नाम ही एटम एंड मॉलिक्यूल्स है। तो इसके बारे में समझने से पहले हम कुछ लॉ पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास दो टाइप के लॉ आते हैं। एक आता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा आता है हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब इन दो लॉ के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, फिर आगे फर्दर हमें एटम मॉलिक्यूल जो चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, जब हम ये लॉ पढ़ेंगे तो हमें एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। जो एलिमेंट्स होते हैं ना, सिल्वर, गोल्ड, हाइड्रोजन, कैल्शियम, इनकी जरूरत पड़ेगी। तो पहले उनको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार, फिर इन लॉ को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है। अब हमारे पास जो तुम्हारे 9th क्लास में तुम्हें पढ़ने की जरूरत है वो 20 एलिमेंट, जो फर्स्ट 20 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के, वो तुम्हें पढ़ने की जरूरत है। उनको क्या क्या पढ़ना है वो मैं चीज में तुम्हें भी बताता हूँ। देखो, एक तो तुम्हें उनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए, उसका सिंबल पता होना चाहिए, और एटॉमिक मास तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है। तो ये चीजें हमें पढ़नी पड़ेंगी 1 से 20 तक। 1 से 20 तक तुम्हारे लिए जरूरी है, वो चीज पढ़नी है अभी तुम्हें, जो तुम्हें याद रखना है। ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास सबसे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले हमारे पास कौन सा एलिमेंट आता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, एच। इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 1। हम अप्रोक्स में नहीं, जैसे इसमें 0.1 लिखे ना, ये नहीं लेके हम डायरेक्ट 1 लेंगे। ठीक है, 1 यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। 1, इसका हम क्या लेंगे, मास क्या लेंगे, 1 लेंगे हम। ठीक है। हीलियम, नेक्स्ट आता है हमारे पास हीलियम। हीलियम का सिंबल क्या होता है, एच ई। इसका मास क्या लेंगे हम, 4। देन हमारे पास थर्ड पे आता है लिथियम। लिथियम का सिंबल क्या होता है, एल ई, एल आई, और इसका मास क्या लेंगे हम, 6। फिर आता है फोर्थ नंबर पे बेरिलियम। बेरिलियम का सिंबल क्या होता है, बीई। इसका मास कितना लेंगे हम, 9। देन हमारे पास क्या आता है, बोरॉन। फिफ्थ नंबर पे आता है बोरॉन, उसका सिंबल क्या होता है, बी, और इसका मास कितना लेते हैं हम, 10। ठीक है। सिक्स नंबर पे हमारे पास कार्बन आता है, जिसका सिंबल होता है हमारे पास 6। इसका मास हम लेते हैं 12। हम एग्जैक्ट वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि एकदम करेक्ट कैलकुलेशन हमें इसमें करनी नहीं है। इतना डीप केमिस्ट्री तुम्हारी 9th क्लास में आती नहीं है, तो हम एक क्या बोलते हैं, हम जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो ले लेंगे हम। ठीक है। सेवंथ नंबर पे हमारे पास क्या आता है, नाइट्रोजन, जिसका सिंबल क्या होता है, 9 N, और इसका एटॉमिक मास क्या होता है, 14। फिर हमारे पास क्या आता है, 8 नंबर पे हमारे पास क्या आता है, ऑक्सीजन, जिसका हमारे पास क्या होता है, क्या बोलते हैं, सिंबल O होता है, और इसका एटॉमिक मास हम 16 लेते हैं। ठीक है। फिर 9th नंबर पे हमारे पास फ्लोरीन आता है, जिसका सिंबल हमारे पास F होता है। इसका एटॉमिक मास हम कितना लेते हैं, 18। देन हमारे पास 10th नंबर पर नियोन आता है, जिसका सिंबल Ne होता है, और इसका एटॉमिक मास हम कितना लेते हैं, 20। सोडियम 11 नंबर पे कौन सा आता है, सोडियम, जिसका सिंबल, एटॉमिक सिंबल क्या होता है हमारे पास, Na। इसका एटॉमिक मास हम क्या लेते हैं, 23 लेते हैं हम इसका एटॉमिक मास, क्योंकि देखो 22.99 है ना, तो 23 के ज्यादा पास है ये। ठीक है। और फिर 12th प्लेस पे हमारे पास कौन सा आता है, मैग्नीशियम, जिसका सिंबल होता है Mg। इसका मास जो लेते हैं हम, वो लेते हैं 24.5, ये लेते हैं हम। ठीक है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al, और इसका मास कितना लेते हैं हम, 27। 26 भी लेते हैं, पर यहाँ पे 27 लिख लेंगे हम। ठीक है। और फिर हमारे पास क्या आता है, 14 पे कौन कौन सा आता है हमारे पास, सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है हमारे पास, SI, और इसका एटॉमिक मास कितना लेते हैं, 28। फिर 15 पे हमारे पास आता है फास्फोरस। फास्फोरस का सिंबल हमारे पास होता है P, और इसका एटॉमिक मास हम कितना लेते हैं, 30 या फिर 30.5, लगभग में ले लेते हैं, 30.5 ले लेते हैं अप्रोक्स में। फिर हमारे पास क्या आता है, 16 पे हमारे पास सल्फर। जो सल्फर होता है, उसका जो हमारे पास सिंबल होता है वो हमारे पास क्या होता है, S, और इसका एटॉमिक मास कितना लेते हैं हम, 32। देन हमारे पास 70 नंबर पर क्लोरीन आता है, इसका सिंबल Cl होता है। इसका एटॉमिक मास कितना लेते हैं, 35.5। ठीक है। ऑर्गन, फिर आता है हमारे पास ऑर्गन। ऑर्गन का सिंबल क्या होता है, Ar, जिसका एटॉमिक मास हम क्या लेते हैं, 40। याद रखना है, 39.9 है तो हम 40 लेते हैं इसे। फिर आता है 19 नंबर पे हमारे पास पोटेशियम, जो कि उसका सिंबल होता है K। इसका एटॉमिक मास कितना लेते हैं हम, देखो 39.98 लिखा है ना, तो इसको 39.5 ले लेते हैं। फिर 20 नंबर पे आता है हमारे पास कैल्शियम, जिसका हम एटॉमिक मास, इसका भी हम क्या लेते हैं, 40। याद रखना है, आर्गन का और कैल्शियम का एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है। तो इस तरीके से हमें इनके सिंबल, एटॉमिक मास हमें याद रखने हैं। ठीक है, तब जाके हम इस चैप्टर को आगे समझ में आ पाएंगे, और ये याद होने चाहिए सीक्वेंस में। हमें याद होनी चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस तरीके से कंटिन्यूस हमें नंबर वाइज याद होने चाहिए। अगर हम तुमसे पूछे कि भाई 7th नंबर पे क्या आता है, तुम्हें पता होना चाहिए नाइट्रोजन आता है। हम पूछे N किसका सिंबल होता है, वो तुम्हें पता होना चाहिए, वो नाइट्रोजन का सिंबल होता है। हम पूछे कि भाई ऑक्सीजन किसका सिंबल होता है, वो O किसका सिंबल होता है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन कौन से प्लेस पे आता है, वो 8th प्लेस पे आता है। तो ऐसे तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो अब पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। ये एलिमेंट पढ़नी जरूरी थी, क्योंकि ये चीज जो एलिमेंट से रिलेटेड है वो फिर पता नहीं होती तो कर नहीं पाते उसको। तो एलिमेंट पढ़ना जरूरी था। ठीक है। तो अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। ये कह रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारी जो मास है, जो मास है, अब जैसे मान लो कोई भी चीज हम बना रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक कुछ यहाँ पे एक एक सब्सटेंस ले लिया हमने,
जेड प्लस यहाँ पे दूसरा सब्सटेंस ले लिया हमने के। अब इनसे हम कुछ हमारा कुछ नया सब्सटेंस मिल रहा है जेड के, जो मिलकर बन रहा है। तो इधर जितना मास होगा ना, जितना इधर मास होगा उतना ही इधर वाली साइड मास होगा। कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास ना ही बनाया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता। जितना रिएक्टेंट वाली साइड होता है उतना ही प्रोडक्ट वाली साइड होता है, ये हमें याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी गिव्स हमें ए बी, ये मिल रहा है भाई। एक रिएक्शन है हमारे पास कि भाई एक सब्सटेंस ए है, कोई सब्सटेंस बी है। अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करके कुछ एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि ए बी होता है, तो जो जितना इधर मास होगा ना उतना ही इधर मास होगा। इनका कहने का मतलब ये है। वो कैसे पता चलेगा? अब देखो, हमने क्या एग्जांपल ले लिया, कि हमने लिया H2 प्लस O मिलाकर क्या बनता है, H2O, वाटर मॉलिक्यूल्स जो बनता है हमारे पास। तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखो दो बार है, तो मैं इसे ब्रेक करके लिखता हूँ, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन है और प्लस ऑक्सीजन यहाँ पे हमारा एक बार है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। दूसरे भी हाइड्रोजन का एटम का मास क्या होगा, 1, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है अभी हमने बताया था, वो कितना होता है 16। अब इधर मैं प्लस करूंगा तो कितना आ रहा है 18। ठीक है, अब इधर वाली साइड प्लस करते हैं। अब देखो आफ्टर दिस, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी H2 है, तो मतलब हाइड्रोजन के मास 1 है पर हाइड्रोजन 2 बार है, तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, इसको प्लस करें 18, तो दोनों तरफ क्या होता है, मास सेम होता है। तो हमें बस एग्जिट ये वाले वर्ड याद रखने हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें क्या बताता है, ये बताता है कि मास को ना ही बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान मास को ना ही बनाया जा सकता ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये चीज हमें इसमें याद रखनी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लॉ क्या है हमारे पास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये लॉ हमें क्या बताता है, इसे पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब प्योर केमिकल कंपाउंड, जो प्योर केमिकल कंपाउंड होते हैं ना, ध्यान से सुनना है, जो प्योर केमिकल कंपाउंड होते हैं ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ये कह रहा है जो प्योर केमिकल कंपाउंड होते हैं, देखो कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो हमेशा ही एक जैसे रहते हैं। जैसे हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, ये हमारा कंपाउंड है H2O का। अब मुझे ये बताओ, वाटर बनाने के लिए हमें हमेशा ही क्या चाहिए होगा, H2O चाहिए होगा। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूं कि भी मैंने H3 ले लिया और O ले लिया, तो ये फिर भी हमारा वाटर नहीं बनेगा। ठीक है, हमें हाइड्रोजन ट्वाइस और ऑक्सीजन सिंगल चाहिए हमें, तभी हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स बनेगा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है। तो ये कह रहा है कि हमेशा ही जो भी प्योर केमिकल कंपाउंड होते हैं ना, वो हमेशा अपने सेम रेशियो में होते हैं। सेम रेशियो का मतलब मास के सेम रेशियो में होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 टाइम्स था और ऑक्सीजन 1 टाइम्स था, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि हाइड्रोजन 2 टाइम्स है और यहाँ पे और जो ऑक्सीजन है वो हमारा 1 टाइम है। तो देखो इसमें क्या होगा, हमारे पास मास क्या होगा, इसका टोटल मास कितना होगा हमारे पास, 18 ग्राम होगा इसका मास। ठीक है, तो इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे ना, वो सब उनका सबका मास कितना होगा, वो सबका ही कितना होगा हमारे पास, 18 ग्राम मास होगा उसमें, अगर ग्राम में हम नापते हैं तो। अभी कह रहा है हमारा 18 ग्राम ऑफ H2O, हम 18 ग्राम ऑफ H2O लेते हैं, तो उसका मास कितना होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। देखो हमने 18 ग्राम ऑफ वो ले लिया, हमने क्या बोलते हैं H2O, तो 18 ग्राम ले लिया। अब देखो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर हम देखो हाइड्रोजन का मास हमारा कितना हो गया 2, ऑक्सीजन का मास कितना हो गया हमारा 16। अब मैं इसे काटता हूँ तो हमारे पास कितना आएगा, 1/8 आएगा, हमेशा 1/8 आएगा कितने भी मॉलिक्यूल से। तो अब देखो मैं अगर 36 ग्राम ऑफ H2O ले लेता हूँ तो भी हमारे पास कितना आएगा, वो भी देखो। अब देखो जैसे मान लो हाइड्रोजन हमारे पास क्या बोलते हैं, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा। जैसे मान लिया हमारे पास यहाँ पे, इसे ब्रेक करके लिखूं मैंने, मान लिया हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो हमारा 4 है, और जो ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो ट्वाइस है। तो मतलब ऐसे बन रहा है ना, 36 ग्राम ऑफ H2O, मतलब कि एक वाटर मॉलिक्यूल से H2O का और दूसरा वाटर मॉलिक्यूल से H2O का। तो ऐसे हो रहा है ना, मतलब 36 ग्राम अगर हम इसे कंबाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 4 हो जा रहे हैं और ऑक्सीजन हमारे 2 हो जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन अगर 4 करेंगे तो मास कितना हो जाएगा इसका 4, और ऑक्सीजन हमारे 2 हैं तो 16 टू कितना हो जाएगा हमारा 32। तो यहाँ पे पर मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, 1:8 आएगा। तो इनका कहने का मतलब ये है, जितने भी हमारे पास प्योर केमिकल कंपाउंड होते हैं वो ऑलवेज सेम रेशियो में ही कंबाइंड होते हैं मास के द्वारा, जितनी मास प्रपोर्शन में जो होते हैं। ठीक है, ये लो हमें ये बताता है, इसका हमें ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये टेबल हमने अभी पढ़ी थी, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो अब यहाँ से हमारा मेन जो है चैप्टर स्टार्ट होता है। अभी तक हमने थोड़े बेसिक पढ़े हुए, एक थ्योरी पढ़ी थी एक तरीके से कि भाई कि हमारे दो लॉ हैं जिनके ऊपर ये चैप्टर डिपेंड कर रहा है, या फिर आगे हम इसके बारे में स्टडी किस तरीके से करेंगे, तो वो पढ़ना हमें जरूरी था। तो अब हमारे पास क्या आता है कि अब यहाँ पे हमारे पास एटम है। अब एटम, अब देखो चैप्टर का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स है, तो एटम के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो एटम के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम एटम क्या होता है। देखो एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। मान लो कोई एक एलिमेंट है, जैसे मान लिया हमारे पास ये एलिमेंट है गोल्ड का। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड का एलिमेंट ले लिया, तो इसमें क्या होगा, इस एलिमेंट का जो सबसे छोटी यूनिट होगी ना, उसको ही हम क्या बोलेंगे, एटम बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर।
ठीक है, क्योंकि अभी आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, एटम के अंदर भी 3 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, पर इस चैप्टर के अकॉर्डिंग अभी सबसे छोटी यूनिट क्या होगी हमारे पास, वो एटम ही होगी। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एटॉमिक क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट का, वो चाहे आयरन हो हमारे पास, ठीक है, आयरन को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे आयरन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, वो एलिमेंट है। देखो ये चीज ध्यान रखना है, कोई भी चीज एटम होती क्या है। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं हम नॉर्मल सा। अब जैसे मान लो हमारे पास एक कोई ब्रिक है, मतलब कि ईंट है। अब ईंट बनी कैसे होगी, ईंट बनने के लिए वो क्या हुआ होगा, वहां पे रेत रहा होगा। ठीक है, रेत रहा होगा। अब रेत जो होता है, मट्टी जो होती है, उसके छोटे छोटे पार्टिकल रहे होंगे, तो वो जो उसके छोटे छोटे पार्टिकल है ना, वही उस वाली ईंट के क्या है, एटम है। ये मान सकते हो तुम इस तरीके से। ठीक है भाई। तो अब एटम को डिस्कवर किसने किया था, एटम को जॉन डोल्टन ने डिस्कवर किया था, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। इट कैन नॉट बी सी थ्रू, कांट बी सी थ्रू माइक्रोस्कोप। अब ये कह रहा है कि हम इसको माइक्रोस्कोप के द्वारा देख नहीं सकते। अब इसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना छोटा है कि हम इसे माइक्रोस्कोप के द्वारा भी नहीं देख सकते। इसके लिए एक हाईली मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप होता है जिससे इसे देखा जाता है, क्योंकि इसकी जो लाइट पड़ती है ना इसमें, वो रिफ्लेक्ट कर देती है जितनी इसकी जो इमेज होती है। ठीक। अब पढ़ते हैं हम डोल्टन एटॉमिक थ्योरी। अब डोल्टन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें एक एटॉमिक थ्योरी दी थी, और उसमें हमें एटम के बारे में कुछ चीजें बताई थी, वो हमें इसमें पढ़नी पड़ेंगी। तो डोल्टन ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, उनको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या था, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एटम्स। जितने भी मैटर होते हैं, मतलब सराउंडिंग में जितनी भी चीजें हैं, वो सब चीज किससे मिलकर बनी हुई है हमारे पास, एटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, हमें ध्यान रखना है, जो बहुत ही छोटा होता है। ठीक, तो डोल्टन ने हमें क्या बताया था, जितनी भी हमारे सराउंडिंग में चीजें हैं, जितनी भी हमारे सराउंडिंग में चीजें हैं, वो सारी किस चीज से मिलकर बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, सबके अपने अलग अलग एटम है, अलग अलग प्रॉपर्टी वाले एटम है, उनसे ही वो मिलकर बने होते हैं। तो सभी चीजों की, सभी मैटर का जो क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो हमारी क्या होती है, एटम होती है। ठीक है, ध्यान रखना है, मैटर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी थी। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया उन्होंने हमें, एटम इज एन इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम जो है इंडिविजुअल पार्टिकल है, इसको हम और ज्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते। जो एटम है ना, इसको फर्दर हम ऐसे और डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते इनके अकॉर्डिंग, डोल्टन के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया। फिर हमें क्या बताया, एटम्स हैव आइडेंटिकल मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब जैसे मान लो कोई एक एलिमेंट है, मान लिया हमने Fe का एलिमेंट ले लिया आयरन, तो इसके जितने भी एटम होंगे ना, सब क्या होंगे, अपनी सेम केमिकल प्रॉपर्टी वाले होंगे, और आइडेंटिकल मास होंगे। जैसे मान लो इसका अगर मास 1 है, तो इसके जितने भी सारे एटम होंगे ना अंदर, उस सबका मास कितना होगा, 1 1 होगा। ठीक है, इस तरीके से इस लाइन का मतलब ये होता है। ठीक है, और सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी। अब अगर मैं कहूँ कि भाई जैसे मान लो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गोल्ड, गोल्ड का कोई एलिमेंट है, उसके एटम क्या होंगे, वो इससे तो डिफरेंट होंगे, पर इसके जितने अंदर जितने भी एटम होंगे, वो सारे क्या होंगे, वो सेम प्रॉपर्टी वाले होंगे। सब एलिमेंट के अपने अलग अलग सेम प्रॉपर्टी वाले एटम होते हैं, और उनका कोई आइडेंटिकल मास होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने हमें क्या बताया, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। देखो, एटम को अगर हम स्मॉल होल नंबर में कंबाइन करते हैं, जैसे कि H2 + O करते हैं, तो एक वो क्या बनाता है, कंपाउंड, जो कि बनता है H2O। या फिर जैसे मान लो कार्बन + O2 मिलाते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, CO2 बनता है। ये भी एक कंपाउंड बनता है। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट को। तो ये हमारे एटॉमिक डोल्टन एटॉमिक थ्योरी के ये 4 पोस्टुलेट थे, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होने चाहिए थे। ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास, देखो ये नोट वाली चीजें हैं, नोट करने वाली। IUPAC, IUPAC होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म आती है एग्जाम में, तो वो हमें याद रखनी है। IUPAC क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आई से क्या होता है, इंटरनेशनल, यू से यूनियन, और पी से प्योर, एंड ए से अप्लाइड, और सी से केमिस्ट्री। तो इसकी हमें फुल फॉर्म याद रखनी है। अब इसका काम क्या है, ये क्या करता है, जितने भी एलिमेंट जो नई खोज होती है एलिमेंट की, उनका क्या करता है, नामकरण करता है, नाम रखता है, या कंपाउंड का नाम रखता है, या फिर जो एक कंबाइन करके कंपाउंड्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उनके नामकरण कौन करता है, यही करता है। हमें कैसे पता लगता है कि भाई H2O को हम वाटर बोलेंगे, या फिर H2 और मॉलिक्यूल जो हमारा बना है, या जो है हाइड्रोजन डबल डबल लिया, ऑक्सीजन लिया, तो इसका क्या प्रॉपर्टी है। तो ये वाले सारे काम कौन करता है, ये करता है हमारे पास IUPAC। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा इसमें। अब देखो इस चैप्टर में हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना पड़ेगा, एटॉमिक मास। अब देखो एटॉमिक मास मैंने तुम्हें भी बताया, जो एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास होता है। हमने 20 एलिमेंट पढ़े, उनके एटॉमिक मास पढ़े थे अभी। ठीक है, तो ये क्या होता है, मास ऑफ एन एलिमेंट। मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का, जो मास होता है, यूनिट ऑफ मास। देखो एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का जितना भी मास होगा ना, उसको हम एटॉमिक मास कहेंगे। अभी देखो जैसे हमने ये पढ़ा था, जैसे मान लो हीलियम का हमारे पास मास कितना लिखा हमने, 4 लिखा है, लिथियम का 6 लिखा है, ये एटॉमिक मास है। ठीक है, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, हमें ये याद रखना है, इसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक एलिमेंट का अपना अपना कोई मास होता है।
ठीक है, जो हमने इसमें टेबल में पढ़ा था अभी। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होती है, यू। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, या फिर ए एम यू। देखो एक चीज इसमें याद रखनी है, यू होते हैं या फिर ए एम यू, तो दोनों पूछे जा सकते हैं पेपर में, कोई से भी होते हैं, या तो यू लिख देंगे या फिर ए एम यू लिख देंगे, तो हमें ये याद रखना है। और वन ए एम यू जो है या फिर यू, वन यू जो है वो 1/12 ऑफ कार्बन होता है, मास ऑफ कार्बन। मतलब कि किसी भी एलिमेंट का, अब इन्होंने क्या करा था, जैसे मान लो कार्बन का एक वो ले लिया एटम, तो कार्बन के एटम को 12 इक्वल पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया। फिर इन्होंने क्या करा, जैसे मान लो एक एक इन्होंने तराजू बना लिया। ठीक है, इन्होंने क्या करा यहाँ पे कि इसका एक हिस्सा रखा, मतलब कि एक एटम के 12th वाले हिस्से को, 12वें हिस्से को यहाँ पे रखा, एक स्लाइस मान के, और किसी भी एलिमेंट का एक एटम रखा, किसी भी एलिमेंट का एक एटम रखा, तो इनका मास आपस में क्या है, इक्वल। तो इन्होंने बताया जो 1 AMU है वो तुम्हारा कार्बन, वो क्या होता है 1/12 एंड मल्टीप्लाई मास ऑफ कार्बन के बराबर होता है, इनके अकॉर्डिंग इनका कहना ये था। या फिर वन जो यू होता है वो बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, इसके बराबर होता है। इसको हम अगर डिवाइड करके हम चेंज कर देते हैं कार्बन के मास से, तो हमारे पास ये आता है। ये चीज हमें इसमें याद रखनी है। ठीक है, ये देखो एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, सब एलिमेंट का एटॉमिक मास अलग होता है, वो हमें इसमें याद रखना है। ठीक है, यूनिट क्या होती है, एएमयू या फिर यू। ठीक है, ये एक्सेप्ट किसने की थी, यूपीएससी ने की थी, और कब की थी, 1961 में की थी, कि भाई इसकी ऐसा यूनिट क्या मानी जाएगी, यूनिट। ऐसा यूनिट तो नहीं बोलते पर यूनिट बोलते हैं हम इसमें। ठीक है, और 1 AMU किसके बराबर होता है, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन के बराबर होता है 1 AMU जो होता है। ये हमें याद रखना है, ये कन्वर्जन जो होता है यूनिट, ये हमें याद रखनी होती है। ठीक है, अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है हमारे पास, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। जो एटम है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं। ये एग्जिस्ट लिखा है यहाँ पे, एग्जिट लिख रखा है, गलत लिखा है, एग्जिस्ट होता है यहाँ पे, इसकी जगह एग्जिस्ट होगा। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है, ये गलत हो गया, तो इसको हम कर लेते हैं चेंज, इसको यहाँ से हटा देते हैं थोड़ा सा बस। ठीक है, तो अब ये हमें यहाँ पे पढ़ना है। अब देखो, एटम ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट। देखो ये सही लिखी हुई स्पेलिंग यहाँ पे। देखो, जो एटम होते हैं, हर मतलब बहुत सारे एलिमेंट के जो एटम होते हैं वो बहुत रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, जो एग्जिस्ट नहीं करते फ्री स्टेट में। और वो क्यों नहीं करते, जैसे मान लो हमारे पास कुछ जो एटम है, कुछ एलिमेंट के अगर ऐसे फ्रीली घूम रहे होंगे, ऐसे फ्रीली ये सराउंडिंग में घूम रहे होंगे, तो क्या होगा, वो रिएक्टिव होते हैं, वो किसी भी अदर एयर पार्टिकल के साथ रिएक्ट करके ना कुछ और बन जाते हैं वो। ठीक है, नया कोई केमिकल या फिर कोई गैस वगैरह ऐसी चीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसलिए वो फ्रीली एग्जिस्ट कभी नहीं करते। वो हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं, और की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ध्यान रखना। और जो हमारे अर्थ क्रस्ट से जो एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करा जाता है वो कैसे निकलते हैं, मेटल या नॉन मेटल को एक्सट्रैक्ट करा जाता है, वो ओर्स में से करा जाता है। क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, तो वो सराउंडिंग की मटेरियल से, सराउंडिंग के जो हमारी एयर वगैरह जो होते हैं, ये गैसेज वगैरह होते हैं, या अदर पार्टिकल जो होते हैं, अगर अदर सब्सटेंस होते हैं, उनके साथ रिएक्ट होकर वो क्या बना देते हैं, ओर्स बना देते हैं। ठीक है, तो इसलिए वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, हमें याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, ओनली द एटम्स ऑफ नोबल गैस केमिकली अनरिएक्टिव एंड कैन एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट। अब देखो, मोस्टली तो एटम जो होते हैं एलिमेंट के वो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, पर जो नोबल गैस होती है उनके जो एटम होते हैं फ्री स्टेट में हमें पाए जाते हैं, क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं होते, वो रिएक्ट नहीं करते अदर सब्सटेंस के साथ इजीली, इसलिए वो फ्री स्टेट में हमें पाए जाते हैं। जैसे कि हमारे पास ये वाली गैस हो गई, He हो गई, हमारे पास Ne हो गई, आर्गन हो गई, Kr हो गई, जेनोन हो गई, या फिर रेडोन हो गई, ये हमारी जो होती हैं गैसेज होती हैं, इनको हम नोबल गैस बोलते हैं। ठीक है, ये हमने अभी कुछ गैसेज तो हमने अभी टेबल में भी देखी थी, जैसे He हो गई हमारे पास, ये अभी आई थी ना अभी उसमें, Ne हो गई, नियोन गैस हो गई हमारे पास। ये कुछ गैसेज हैं जो हमारे पास फ्री स्टेट में हमें मिल जाती हैं। ठीक है, ये हमें इसमें याद रखना था। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा क्या था, एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। देखो एटम जो होते हैं, जैसे मान लो एटम जो होते हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं मॉलिक्यूल बनने के लिए। जैसे कि हम ले लेते हैं एक मॉलिक्यूल बना दिया हमने, वाटर का लिया था H2+O लिया, एटम, दो एटम है, ये कंबाइंड हुए, तो इससे हमें क्या मिला, मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल बना। या फिर हमने क्या लिया, कार्बन प्लस O2 लिया, वो हमारे पास क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ठीक है, ये भी एक मॉलिक्यूल बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। तो ऐसे ही हमारे पास जो एटम होते हैं, दो या दो से ज्यादा आपस में कंबाइंड होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, याद रखना है। एटम जो होते हैं दो या फिर दो से ज्यादा एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ये हमें इसमें याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, जो एटम है, एटम के हमारे पास मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और आयंस भी होते हैं। देखो कुछ एटम क्या होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कुछ एटम क्या होते हैं, कुछ एटम के आयंस जो होते हैं वो नेगेटिव।
जिन भी एटम के आयन जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे उनको हम कैटायन बोलते हैं, कैटायन चार्ज वाले बोलते हैं। जिन पे चार्ज नेगेटिव होगा उनको हम क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कैसे पता लग रहा है, वो भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे पता लगता है, वो उनकी वैलेंसी से पता लगता है, वैलेंसी जब हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे होती है। अब एटम जो है, एटम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो क्या होते हैं, वो न्यूट्रल होते हैं। वो ना ही पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं ना ही नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल, उदासीन होते हैं वो हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज हमें इसमें याद रखनी थी। अब आता है हमारे पास मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अब देखो मॉलिक्यूल्स को, अब देखो अभी मॉलिक्यूल्स मैंने बताया था कि दो या दो से ज्यादा जो एटम अगर कंबाइंड हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अब मॉलिक्यूल्स इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम, मतलब कि दो या दो से ज्यादा एटम का क्या है, ग्रुप है जो केमिकली बाउंड होता है, केमिकली जो हो जाता है बाउंड, जिससे मिलाकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, और ये कह रहा है हर एक मॉलिक्यूल जो होता है शो ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। हर एक मॉलिक्यूल, जैसे मान लो हमने यहाँ पे क्या लिया, वाटर लिए, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब इनमें से कोई सा भी मॉलिक्यूल्स उठा लो, वो सारे ही, जैसे मान लो इसकी प्रॉपर्टी ए आई है, दूसरा मॉलिक्यूल उठाएंगे उसकी प्रॉपर्टी भी ए आएगी। ठीक है, इन सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सबकी सेम होती है, सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम ये मॉलिक्यूल्स हो गए थे हमारे पास। अब मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, वो चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, हम पूरे चैप्टर को हमने पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया है। एक दो बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा, इसके नोट्स भी तुम्हें पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, हमें मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देख लिया कि हमारा जो, जैसे वाटर है, मॉलिक्यूल्स है, जो भी मॉलिक्यूल्स है उसके एटम को अलग अलग करके लिखेंगे और उनका मास को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, वही हमारा मोलिकुलर मास होगा। मोलर मास क्या होता है, जो हमारा एटॉमिक मास होता है उसको हम ग्राम पर मोल करके लिख देंगे, वो हमारा मोलर मास हो जाता है। फिर हमने आयंस पढ़ लिए। ठीक है, रिवाइज करने एक बार हम चैप्टर को। फिर हमने एटोमिसिटी पढ़ी कि एटोमिसिटी क्या होती है, जितने हमारे नंबर ऑफ एटम होते हैं उसको हम एटोमिसिटी बोल देते हैं। फिर केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं वो हमने देख लिया। मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं वो हमने पढ़े। सम कंपाउंड्स, कंपाउंड जैसे ये वाली कंपाउंड्स है ये हमने पढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमने एटॉमिक मास क्या होता है वो देखा हमने, और एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं वो चीज हमने देखी। यहाँ पे एग्जिस्ट लिखा था, वो लिखा नहीं है, एग्जिस्ट। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी हमने। एटम हमारे, उन पे आयन और चार्ज कौन से होते हैं वो देखे हमने। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, वो चीज़ हमने पढ़ी। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं वो चीज़ हमने देखी, उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है। फिर हमने एटम के बारे में पूरा पढ़ा, किसने डिस्कवर करा। फिर एटॉमिक थ्योरी किसने दी है, उसकी उन्होंने एटॉमिक थ्योरी दी तो उन्होंने क्या उसकी पोस्टुलेट्स बताए हैं, वो चार वो पॉइंट्स पढ़े। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म हमने पढ़ी है। ठीक है, और स्टार्टिंग में हमने सबसे पहले क्या पढ़ी थी, टेबल, जो 20 एलिमेंट उनके एटॉमिक नाम, एटॉमिक नंबर और एलिमेंट सिंबल, एटॉमिक मास, ये चीज़ हमें पढ़नी थी, ये नहीं पता होनी चाहिए हमें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पढ़ा, ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ी है। और एक बार में समझ में नहीं आती, देखो केमिस्ट्री का चैप्टर है तो अगर नहीं आती एक बार और देखना वीडियो तो अपने आप समझ में आ जाएगी। एक दो बार वीडियो देखोगे तो उससे तुम्हें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश्ड। तो अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को पढ़ने वाले हैं। मॉलिक्यूल्स हमारे पास दो टाइप के होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास हेटेरो एटॉमिक और कंपाउंड। तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स किनको कहा जाता है, कंटेनिंग एटम ऑफ सम सेम एलिमेंट, जो सेम एलिमेंट हो उनको हम क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। अब देखो मॉलिक्यूल्स में भी देखा था हमने, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम का क्या होता है, ग्रुप होता है वो। ठीक है, अब जब सेम एटम का ग्रुप होगा, जैसे मान लो एक ऑक्सीजन लिया प्लस दूसरा भी ऑक्सीजन है, दूसरा भी ऑक्सीजन, तो मिला के हमारा O2 बन गया है हमारे पास। तो ये जो सेम एलिमेंट से मिलके बनने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम होमो एटॉमिक बोलते हैं। जैसे N+N हो गया हमारे पास, ये N2 हो गया। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है O2, N2, O3, P4, ये मॉलिक्यूल्स हैं। ये ऑक्सीजन का हो गया, ये नाइट्रोजन गैस का हो गया, ये ओजोन लेयर का हो गया, ये P4 फास्फोरस का हो गया। तो ऐसे वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सेम एलिमेंट से ही मिलकर बने होते, सेम एटम से ही मिलकर बने होते हैं, जो उनको क्या बोलते हैं हम, होमो एटॉमिक, जिसमें दूसरे जो एटम होते हैं वो मिक्स ना हो। फिर आते हैं हमारे पास हेटेरो एटॉमिक और कंपाउंड्स। जो हेटेरो एटॉमिक जो होते हैं वो हमारे पास कंटेन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम को कंटेन करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि मान लो ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये हमारा, जैसे हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसमें हमारे पास हाइड्रोजन है और प्लस ऑक्सीजन है, तो दो डिफरेंट एटम हो गए ना हमारे पास, इनका ग्रुप होगा हमारा H2O। तो ऐसे वाले हम मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं, हेटेरोएटॉमिक और कंपाउंड्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट है हमारे पास जो कंपाउंड जो तुम्हें याद रखने हैं। ठीक है, जैसे कि अमोनिया हो गया NH3, मीथेन हो गया CH4, इथेन हो गया हमारे पास C2H6, या सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, या वाटर का हो गया H2O। ये कुछ कंपाउंड्स है जो तुम्हें याद रखने इंपॉर्टेंट, जो हमारे अभी आगे काम आएंगे, अभी जब हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब हम दूसरा टॉपिक हमारे पास आता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी होता क्या है, एटॉमिसिटी क्या है, द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट।
जितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल्स में जितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। अब वो कैसे पता चलेगा, देखो जैसे आर्गन है, आर्गन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, AR। ये सिंगल एटम है तो ये मोनो एटॉमिक, इसके पास एक ही एटम था तो ये हमारा मोनो एटॉमिक हो गया। इसकी एटॉमिसिटी कैसी है, एटम मोनो एटॉमिक। हीलियम गैस है, ये भी सिंगल एलिमेंट, सिंगल एटम से मिलकर बनी होती है तो ये मोनो एटॉमिक हो गई। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनने के लिए उसे दो ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ये डाईएटॉमिक, दो एटम होगा इसमें। ठीक है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गैस बनने के लिए भी उसका कितने एटम की जरूरत पड़ती है, दो एटम की हाइड्रोजन के। तो इसलिए ये भी क्या होगा, डाईएटॉमिक। जैसे फास्फोरस है, फास्फोरस को हम क्या बोलते हैं, फास्फोरस में P4, मतलब कि P4 मतलब कि जो फास्फोरस के एटम है कितने चाहिए, उसे 4 चाहिए। तो नंबर ऑफ एटम जितने होते हैं ना उन्हीं के हिसाब से हम उसकी एटॉमिसिटी बताते हैं। इसमें 4 चाहिए तो टेट्रा एटॉमिक। सल्फर, सल्फर को एसिड, मतलब कि सल्फर के एटम जो है उसे 8 चाहिए तो इसका मतलब उसे पॉली एटॉमिक, क्योंकि 4 से ज्यादा नंबर का कोई नाम नहीं रखते तो उनको पॉली एटॉमिक बोलते हैं जो 4 से ज्यादा वाले होते हैं। और फिर हमारा जैसे ओजोन, ओजोन मॉलिक्यूल बनने के लिए O3 चाहिए होता है, 3 एलिमेंट चाहिए एटम के, तो वो हमारे टेट्रा एटॉमिक। ये होती है एटॉमिसिटी। ठीक है। तो अब किसी की भी एटॉमिसिटी पूछ जाएगी तो हम ऐसे बता सकते हैं। ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये H, यहाँ पे मैंने लिख दिया हाइड्रोजन गैस, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2। ऐसे बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारे पास, केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला कैसे बनाते हैं, कैसे चीज़ें और उनको कैसे कंपाउंड वाले मेटल नॉन मेटल से जो केमिकल फार्मूला बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो उन्हें उन्हें बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, वैलेंसी और चार्ज, उनका बैलेंस होना चाहिए। वो कैसे, अभी मैं बना के बताऊंगा, जब पता चलेगा कैसे होना चाहिए। अभी कुछ पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं। मैंने कंपाउंड, जब कंपाउंड होता है मेटल एंड नॉन मेटल, सिंबल ऑफ मेटल कम्स फर्स्ट। जब भी कंपाउंड बनेगा तो मेटल नॉन मेटल का जब भी कंपाउंड बनेगा तो उसमें क्या होगा, मेटल पहले लिखा जाएगा। हमेशा मेटल पहले लिखा जाता है, ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है। जब भी कंपाउंड बनेगा, व्हेन पॉली एटॉमिक आयन आर यूज, जब पॉली एटॉमिक आयन यूज किए जाते हैं तो उनको हम ब्रैकेट में लगाते हैं। देखो जैसे ये पॉली एटॉमिक था तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया, फिर उसके बाद 2 लिखा है बाहर। ठीक है। पॉली एटॉमिक का मतलब है 2 से ज़्यादा वाले जो होते हैं हमारे पास। अब जैसे मान लो ये 2 थे और इन पे 2 लगाना था, दोनों पे 2 लगाना था, तो ये ब्रैकेट लगा के बाहर लगा दिया। यहाँ पे NH4 है तो यहाँ पे भी बाहर 2 लगा दिया हमने। ऐसे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लगाना पड़ता है। बाकी जो फॉर्मूले बनाएंगे, कुछ फॉर्मूले हम बना के दिखाएंगे, उनसे तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले फॉर्मूले हम एंड में बनाना सीखेंगे, कैसे फॉर्मूले बनाते हैं केमिकल फॉर्मूले। उससे पहले हम मोलिकुलर मास पढ़ लेते हैं। मोलिकुलर मास होता क्या है, देखो मोलिकुलर मास का मतलब क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। अब देखो हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लेते हैं, मोलिकुलर मास होता क्या है। देखो जितना भी टोटल मोलिक्यूल में जितने हमारे पास क्या है, एटम्स है, उनका मास, टोटल मास जो होता है उसी को हम मोलिकुलर मास बोलते हैं। अब देखो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ पे। अब ये 4 यहाँ पे नहीं आएगा, 18 आएगा बस यहाँ। अब देखो जैसे मान लो हमारे पास, हमने ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, हमने वाटर ले लिया, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे। अब इसमें हमने देखा कि हमने वाटर मॉलिक्यूल लिया, इसका हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे। तो देखो हाइड H2 है हमारे पास, तो उसके लिए हमने हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 पर एलिमेंट। इसके एटम कितने हैं, इसके 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑक्सीजन एक है हमारा, ऑक्सीजन का मास कितना होता है यहाँ पे हमारे पास 16, तो इसके 16 से 16 हो गया यहाँ पे। ठीक है। या फिर इसको छोड़ो, हम करके बताते हैं यहाँ पे जो लिखा है। देखो अब हमारे पास हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 बार है, 2 बार लिख लिया, यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन है, हमने अभी स्टार्टिंग में भी हमने किया था। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1। एक और हाइड्रोजन का मास लेंगे वो भी 1। ऑक्सीजन का मास क्या होता है, 16। इन सबको प्लस करेंगे तो 18, तो ये कितना हो गया, 18। वाटर की मॉलिक्यूल्स का जो मास होता है वो कितना होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, वो 18 है। ऐसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो किसी का भी हो, जैसे मान लो हम ले लें CO2 ले लिया हमने, इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना तो कैसे करेंगे, कार्बन का हमारे पास क्या मास कितना होता है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है। ऑक्सीजन का कितना होता है वो हमें पता होना चाहिए। ऐसे करते हैं हम इसे कैलकुलेट। देखो अभी हमने टेबल में देखा था, जो अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ टेबल। जैसे मान लो हमने कार्बन देखा था, यहाँ पे कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना है, 12। ठीक है, 12 है। और फिर हमारे पास ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे वहाँ पे। देखो जैसे कार्बन लिया, कार्बन का कितना है हमारा, 12, प्लस ऑक्सीजन 2 बार है तो हमारे पास ऑक्सीजन का मास 16 होता है, प्लस 16 कर दिया। इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 32 प्लस 12 हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया, 4 और 4 44। तो कितना आ गया, 44। इसका CO2 का मोलिकुलर मास कितना हो गया, 44। ऐसे हम मोलिकुलर मास कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, मोलर मास। देखो मोलिकुलर मास अलग होता है, मोलर मास अलग होता है। वो कैसे होता है वो देखते हैं। मास ऑफ सब्सटेंस इज द मास ऑफ 1 मोल। ये कह रहा है किसी जो मास ऑफ सब्सटेंस, कोई एक सब्सटेंस है उसका जो मास होता है ना, इज द मास ऑफ 1 मोल, वो ये 1 मोल के बराबर होता है ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है। और 1 मोल जो होता है वो बराबर होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट या सब्सटेंस।
अब देखो इसको समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जैसे ये क्या कह रहा है, मास ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है वो 1 मोल के बराबर होता है, ठीक है। और जो 1 मोल होता है वो 6 × 6.002 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब इन्होंने क्या कहा है, जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है, सब्सटेंस हमने ले लिया, ये कोई सब्सटेंस है हमारा। अब इसका जो, अगर इसका मास को हम 1 मोल के अकॉर्डिंग मानेंगे कि 1 मोल के बराबर है, और ये बराबर होता है जितने भी इसके अंदर कितने एटम लेने पड़ते हैं, हमें उसके इतने एटम लेने पड़ते हैं, ठीक है। तब उसको हम 1 मोल के बराबर बताते हैं, ये होता है हमारा मोलर मास, ठीक है। बाकी मोल कॉन्सेप्ट तुम्हारा आ नहीं रहा है इस पर, नहीं तो मोल कॉन्सेप्ट पे ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। तो इसका एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने मोलिकुलर मास के लिए एग्जांपल लिया, इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास, मान लिया जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। तो इसका हमारा मास कितना होता है, 1 U, ठीक है। तो ये हमारा जो मास हुआ ना, ये मास क्या हुआ, 1 U पर मोल, ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम इसका। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमने नाइट्रोजन ले लिया, एटॉमिक मास इसका कितना होता है हमारे पास, होता है 14U, 14U के बराबर होता है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, अगर हम मोलर मास के फॉर्म में बोलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 ग्राम पर मोल, 14 ग्राम पर मोल, यहाँ पे ग्राम आएगा, सॉरी, ठीक है। तो ये मोलर मास होता है। देखो जो हमारा एटॉमिक मास है उसको हम ग्राम में ऐसे चेंज कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, मोलर मास हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो हम मोलर मास लेते हैं S8 का, S8 का मोलर मास लेते हैं हम, S8 का मतलब है S हमारे पास कितना है, 8 टाइम्स है। सल्फर का मोलिकुलर मास कितना होता है हमारे पास, 32, मल्टीप्लाई इसकी 8 से करी तो हमारे पास कितना आएगा, 256 ग्राम पर मोल, ये हमारा मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा एटॉमिक मास होता है उसी को हम ग्राम में करके पर मोल लिख देते हैं तो वो हमारा मोलर मास हो जाता है। ये चीज ऐसे कैलकुलेट होती है। अब ये 1 मोल जो होता है वो किसके बराबर होता है, कि इतने सारे एटम होंगे, तब जाके इतने सारे एटम का जो मास होगा ना वो 1 मोल के बराबर होगा, जितने ये लिखे हैं, ये हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये होता है मोलिकुलर मास और मोलर मास में अंतर। ऐसे हम मोलिकुलर मास और मोलर मास को हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारे पास आयंस। आयंस हमारे पास क्या होते हैं, देखो एक पॉजिटिव आयन होते हैं, एक नेगेटिव आयन होते हैं। पॉजिटिव वाले को हम कैटायन बोलते हैं और नेगेटिव वाले को एनायन बोलते हैं, ये चीज हमें इसमें ध्यान रखनी है, ठीक। तो अब हमारे पास आयंस हमने देखो दो तरीके से क्लासिफाइड करे हुए हैं, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में एक करे हुए हैं मोनो एटॉमिक आयंस और एक पॉली एटॉमिक आयंस। अब वो कैसे पढ़ेंगे हम, देखो मोनो एटॉमिक जो आयंस होते हैं हमारे पास, उनमें उनका जो चार्ज होता है ना वो सिंगल एलिमेंट के होते हैं। अब जैसे मान लो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम सिंगल एटम है, सोडियम ये सिंगल एटम है, क्लोरीन ये सिंगल एटम है, एल्युमिनियम ये सिंगल एटम है। ये क्या हो गए हमारे पास, मोनो एटॉमिक आयंस हो गए। पॉली एटॉमिक आयंस कौन से होते हैं, जिनमें हमारे पास दो डिफरेंट एटम होते हैं, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला के बना अमोनिया, CO3 ये मिला कार्बोनेट, ये एक अलग आयन हो गया। और हमारे पास एक बना सल्फेट, सल्फेट होता है SO4, और फिर होता है हाइड्रोक्साइड जो OH होता है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड ये हमारे क्या हो गए, पॉलीएटॉमिक, जिसमें दो या तीन हमारे डिफरेंट एटम्स होते हैं, उनको हम पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं। तो ये हमारा आयंस वाला टॉपिक था, ठीक है, ध्यान रखना है। मोनोएटॉमिक आयन किनको बोलते हैं, जो सिंगल एटम से एटम होते हैं, उन पे कुछ चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव। एक दूसरे में पॉलीएटॉमिक आयंस होते हैं जिन पे कुछ चार्ज होता है पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में। ये जो चार्ज है हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि देखो इनका तो हम निकाल लेंगे पर हम इनका नहीं निकालेंगे, इस बार हम 9th क्लास में इनका नहीं निकालेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, फॉर्मूला फॉर्मेशन। फॉर्मूला कैसे बनता है अब देखेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि फॉर्मूला बनाने के लिए पेपर में जरूर आएगा। तो अब फॉर्मूला कैसे बनता है वो चीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले फॉर्मूला फॉर्मेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमने जैसे एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पे, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हम सबसे पहले क्या काम होता है हमारे पास, इनका क्या लिखना, सिंबल लिखना। देखो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है हमारे पास, H, यहाँ पे लिखा H, इस तरीके से करना है जैसे मैं लिख करके बता रहा हूँ। सल्फाइड का सिंबल, सल्फर का सिंबल क्या होता है हमारे पास S। फिर हमें क्या करना है, इनका लिखना है मास, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, मास नहीं वैलेंसी लिखनी है, सॉरी मास नहीं लिखते वैलेंसी लिखते हैं, वैलेंसी हमें निकालनी आनी चाहिए तभी हम लिख पाते हैं। तो अब देखो हाइड्रोजन पे वैलेंसी कितनी होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, और सल्फर की जो वैलेंसी होती है हमारे पास 2, ये होती है। तो अब देखो, अब तुम सोच रहे कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, बुक में लिखी हुई है पर मैं निकालना बताता हूँ तुम्हें कैसे निकालते हैं। हमारे पास क्या होती है, चलो मैं यहाँ पे साइड में निकालना बताता हूँ, कि जैसे मान लो हमारे पास एक, याद रखना शेल होती है हमारे पास, KLMN शेल होती है। अब हमें पता होना चाहिए ये कितने नंबर पे आ रहे हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कौन से एटम, इनका एटम की नंबर क्या है,
KLMN हमारे पास सेल होती है। अब देखो जैसे हाइड्रोजन है वो हमारा, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो इससे पहले पर हमें याद रखना पड़ेगा कि जैसे मान लो हमारे पास फर्स्ट सेल में हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट फिल हो सकते हैं। ये कलर लाइट हो गया, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है, दूसरा लेते हैं, ग्रीन दिख जाएगा। इसमें 8 होते हैं, इसमें भी 8 होते हैं, इसमें भी 8 होते हैं, ये 2 बना देते हैं हम। तो हमें क्या रखना है, पहले ये नंबर लिखने हैं। ए सेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं सिर्फ, एल सेल में 8, एम सेल में 8, एन सेल में 8, ऐसे हमें याद रखना है। ठीक है, अब जिस भी एटम की हमें वैलेंसी निकालनी है, हम क्या करेंगे, उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे। हाइड्रोजन 1 पे आता है, यहाँ पे मैंने फिल करा, यहाँ पे फिल करा, सबसे इधर से स्टार्ट करने फिल करा, ये तो पूरा फिल ही नहीं हुआ, तो 1 बच गया। तो 1 ये क्या आ रहा है हमारे पास, 1 पॉजिटिव में आ रहा है, तो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा ना हमारे पास, वो उसकी क्या होगी, वैलेंसी होगी, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। देखो 1 बच गया, इसे एक भरने के लिए जरूरत है, या तो ये लेगा या फिर किसी को एटम को देगा। अब सिंगल ही बचे तो इसकी वैलेंसी हम 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो हमारे पास सल्फर है, अब सल्फर कौन से नंबर पे आता है, देखो टेबल जो हमने पढ़ी थी उसमें से हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। अब देखो सल्फर कहाँ है, सल्फर ढूंढो, सल्फर हमारे पास कौन से नंबर पे आता है, 16 पे। तो इससे हम इसकी वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे, देखो 16 पे आता है, 16 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। तो हमारे पास 16 एटॉमिक नंबर है। अब ये 16 पे आ रहा है, जो सल्फर है कौन से नंबर पे आ रहा है, ये 16 पे आ रहा है। 16 में से 2 यहाँ पे दो, कितने बचे, 14, 14 में से 8 यहाँ पे गए, हमारे पास कितने बचे, 6, 6 यहाँ पे। अब देखो एक रूल है हमारे पास, 4 से ज़्यादा हम ना किसी को दे सकते हैं और 4 से ज़्यादा ना हम किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, ये रूल होता है इसमें, तो ये हमें याद रखना है। अब देखो यहाँ पे 6 है, ये किसी को दे तो सकता नहीं अपने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4 से ज़्यादा है, किसी को दे नहीं पाएगा। तो इसकी कमी कितने की है, 2 की, तो मतलब इसे 2 जरूरत है अपने इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए, अपनी शेल को फिल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 8 है ना, और हमें हमारे पास बचे कितने हैं, 6, तो हमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है फिल करने के लिए। अब या तो क्या करेगा, देखो बैलेंस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन अपने किसी को दे दे, पर 6 कोई भी लेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, 4 से ज़्यादा हम ना दे सकते हैं किसी को इलेक्ट्रॉन, ना ही ले सकते हैं 4 से ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन इसे लेने पड़ेंगे। तो जब भी हमें किसी से इलेक्ट्रॉन लेने पड़ते हैं तो वो हमारा नेगेटिव में आते हैं, कैसे आते हैं, नेगेटिव में। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर हम किसी को देते हैं इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास वो पॉजिटिव में आते हैं। तो इसकी, और जो लास्ट वाली सेल में जो उसकी वैलेंसी होती है वही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसे कितने की जरूरत पड़ी है, 2 की, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2। पर यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का साइन कोई मैटर नहीं करता, बस हम यहाँ पे जो वैलेंसी वो लिख देंगे। अब वैलेंसी लिख दी, इन दोनों की वैलेंसी लिख दी, इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इधर मल्टीप्लाई और इसके इधर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का देखो H2 इधर आ जाएगा, सल्फर 1 लिखते नहीं है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। तो इसका हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला ये हमारा हो जाता है। तो ऐसे बनाते हैं। चलो एक और ट्राई करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसको कैसे बनाएंगे, चलो लिखते हैं। कार्बन का सिंबल हमारा C होता है, और ऑक्सीजन का सिंबल हमारे पास क्या होता है, O होता है। अब कार्बन की वैलेंसी, कार्बन हमारे पास 6 नंबर पे आता है, कार्बन कितने नंबर पे आता है, हमारे पास 6 नंबर पे। अब 6 पे आता है, तो अब हमारे पास रूल के अकॉर्डिंग अगर देखें, हमारे पास के एल एम एन सेल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे, तो देखो इसके ये 6 पे आता है, 2 यहाँ चले गए, बचे 4, 4 यहाँ दे दी, 4 ज्यादा ना ले सकते ना किसी को दे सकते, तो इसकी वैलेंसी क्या मान के चलेंगे हम, 0। तो 1 मान लेते हैं इसकी वैलेंसी को। ठीक है, तो 4 आ रही है ना, 4 क्योंकि दे नहीं पाएंगे उसमें, चलो अब 4 आ रही है एंड में, तो हम 4 लिख देते हैं। यहाँ पे 4 हमने लिख दिया, मान के चल लेते हैं। ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन हमारे पास 8वें नंबर पे आता है। ठीक है, 8वें नंबर पे आता है, तो 8वें नंबर पे आने से 2 यहाँ चले गए, बचे 6 यहाँ पे। अब देखो इसे फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चाहिए, 8 चाहिए, तो कितने की कमी बच रही है यहाँ पे, 2 की, तो माइनस का 2 हो गया, इसका माइनस लिखेंगे नहीं, पर वैलेंसी हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसकी इधर और इसकी इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2O4। अब अगर मैं इसको सिंपल डिवाइड करूँ 2 से, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारे पास कितना बन गया, हमारे पास C1O2। तो CO2 हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। ये ऐसे बनता है फॉर्मूला। ठीक है, चलो अगला एक और बनाते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, और क्लोराइड का सिंबल क्या होता है, Cl, क्लोरीन का जो सिंबल होता है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है, वैलेंसी कैलकुलेट करनी है मैग्नीशियम की। भाई सबसे पहले हमें पता चले मैग्नीशियम कौन से नंबर पर आता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 12। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हमारा 12 है, उससे वैलेंसी कैलकुलेट कर देते हैं इसे रफ करके। तो हमारे पास मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, 12 में से यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ 8 ऐसे मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, तो पहली सेल में हमारे पास 12 में से 2 चले गए, बचे कितने, 10, 10 में से यहाँ 8 चले गए, बचे कितने, 2। अब देखो 2 4 से कम है, तो देखो इसे फिल करने के लिए कितनी की जरूरत पड़ी, 6। तो 6 तो ये किसी से ले नहीं सकता, तो ये जो 2 है ये इसे किसी को देने पड़ेंगे, तो इसके मैग्नीशियम की प्लस के 2 वैलेंसी हो गई, क्या हो गई, प्लस के 2 वैलेंसी मैग्नीशियम की। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे हम लिख देते हैं।
तो इसकी कितनी वैलेंसी आ गई 2, प्लस का 2 है पर प्लस लगाने क्लोरीन, क्लोरीन आता है हमारे पास 17 नंबर पे, तो इसका 17 एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, अब 17 पे आता है, 17 में से हमारे 2 यहाँ चले गए, 8 यहाँ चले गए, बचे 7, 7 यहाँ। अब देखो 7 है, दे तो सकता नहीं किसी को, अब इसे लेना ही पड़ेगा एक किसी से, तो इसका क्या हो गया माइनस का 1, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, Mg1 लिखते नहीं है, Cl2 हो जाएगा, तो इसका ये केमिकल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, नेक्स्ट ट्राई करते हैं। अब हमारे पास आता है सोडियम नाइट्रेट। अब देखो जैसे मान लो जो सिंगल सिंगल जो मोनो एटॉमिक एलिमेंट थे उनके तो हम सिंबल लिख पा रहे थे, अब नाइट्रेट जैसे जो है, जैसे नाइट्रेट इसका हमें याद होना चाहिए, बुक में दिए हुए हैं और हमने भी पीछे पढ़े भी हैं। ठीक है, तो सोडियम का तो हमें पता है कि भाई Na सिंबल होता है, पर नाइट्रेट जो है उसका नहीं, उसका उसका हमने एलिमेंट वाले में हमने देखा नहीं, तो इसका हमें याद रखना पड़ता है, इसका क्या होता है NO3। ठीक है, और इसकी हमें वैलेंसी भी याद रखनी पड़ती है, इसकी वैलेंसी होती है -1। देखो -1 नहीं लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और सोडियम की वैलेंसी हम कैलकुलेट कर देंगे। सोडियम हमारे पास कितने पे आता है 11 पे आता है, 11 में से यहाँ पे हमारे 2 गए, यहाँ पे 8 गए, बचा कितना 1, तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई 1। तो वैलेंसी कितनी है इसकी 1, तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सिंबल क्या इसका केमिकल फॉर्मूला क्या बनेगा NaNO3, ये हमारा इसका केमिकल फॉर्मूला हो गया। तो ये हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखो ये थे हमारे थे सिंपल वाले, अब कंपाउंड वाले हैं वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहले यहाँ से इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इनको बनाते हैं। अब देखो इसमें हमारे पास क्या दिया हुआ सोडियम कार्बोनेट। देखो सोडियम क्या होता है हमारे पास Na। ठीक है, कार्बोनेट, कार्बोनेट का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि अगर कार्बोनेट का फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हम इसे बना ही नहीं पाएंगे। तो कार्बोनेट का फॉर्मूला देखो कुछ है जो यहाँ लिखे हुए हैं ना, इनके हमें फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, इनको क्या, इनका सिंबल क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पॉली एटॉमिक है, इनके हमें याद रखने पड़ेंगे। तो कार्बोनेट का हमारे पास क्या होता है NO3, कार्बोनेट का CO3, सॉरी नाइट्रेट थोड़ी ना है, मैंने NO3 लिख दिया वहाँ पे, ये होता है CO3, कार्बोनेट है ना CO3। ठीक है, अब कार्बोनेट की हमें वैलेंसी भी पता होनी चाहिए, जो कार्बोनेट की वैलेंसी होती है वो होती है -2, हम पर 2 लगाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास सोडियम है, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है +1। देखो वैलेंसी निकालनी मैंने तुम्हें बता दिया कैसे निकालते हैं, अब हम डायरेक्ट वैलेंसी लिखेंगे। इसकी होती है 1, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो फॉर्मूला क्या बन के आएगा Na2CO3, क्योंकि 1 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा, 2 की इधर हो जाएगी। ठीक है, अब अगला करते हैं एल्यूमिनियम सल्फाइड। एल्यूमिनियम का हमारे पास Al सिंबल होता है, जो हमने 20 एलिमेंट पढ़े हैं स्टार्टिंग में वही है। फिर सल्फेट, सल्फेट का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास SO4। ठीक है, और इसकी सल्फेट की जो वैलेंसी होती है वो होती है तुम्हारे पास -2, तो उसको हम 2 लिखेंगे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है +3, इसको 3 लिखेंगे। देखो ये कैलकुलेट जो मैंने वैलेंसी करी है वो KLM वाली जो शेल है ना, KLMN, उससे ही करी है, पर वो कौन से मोनो एटॉमिक की। ठीक है, इनकी हमें जैसे जो पॉली एटॉमिक है इनकी हमें याद रखनी पड़ती है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एक केस आएगा, देखो Al2 तो हम एज इट इज लिख देंगे, पर यहाँ पे SO4 है और 3 से भी मल्टीप्लाई करें तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये ऐसे लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का फॉर्मूला, कैल्शियम क्या होता है Ca, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का हमें पता होना चाहिए वो क्या होता है OH। ये हमें याद रखने हैं, जो मैं यहाँ बता रहा हूँ ये हमें याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, अब हाइड्रोक्साइड की जो वैलेंसी होती है -1 होती है। ठीक है, पर हम 1 ही लिखेंगे विदाउट चार्ज के, और कैल्शियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके मल्टीप्लाई इधर, इसके मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास CaOH2। अब देखो OH2 है हमारे पास, तो ये मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा क्योंकि दो पॉली एटॉमिक है, तो मुझे यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ऐसे लिखेंगे। फिर आता है अमोनियम सल्फेट। देखो दोनों ही क्या है, पॉली एटॉमिक है, तो इसको अमोनियम, अमोनियम का क्या होता है हमारे पास NH4, और फिर सल्फेट, सल्फेट का भी हमने पढ़ा SO4, ये होता है हमारे पास। अमोनियम की वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है प्लस का, और सल्फेट की -2 होती है, ये भी हमें याद रखनी पड़ेगी पॉली एटॉमिक की वैलेंसी। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा NH4, ब्रैकेट लगा के करना पड़ेगा 2SO4। ये तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि ये 1 है ना, 1 को लिखते नहीं है इस तरीके से। फिर आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम का Mg होता है, हाइड्रोक्साइड का हमारे पास सिंबल क्या होता है, वही जो भी हमने ऊपर देखा OH। ठीक है, इसकी वैलेंसी -1 होती है और मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 होती है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो MgOH, ब्रैकेट लगा के यहाँ पे 2 लगा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो ऐसे हम केमिकल फॉर्मूला बनाते हैं। ये हो गए हमारे पास केमिकल फॉर्मूला बनाने वाले, और इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाता है, फिनिश्ड हो जाता है।